हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल कोड पगलू में। आज जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट है डा की प्लेलिस्ट का, जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टॉपिक के ऊपर। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं, इसको हम लोग ज़रा अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, ओके। एक है राजू और दूसरा है साहिल। अब इन दोनों को एक कोडिंग प्रॉब्लम दी गई सॉल्व करने के लिए। राजू ने भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम लिख दिया, और जो साहिल है उसने भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना एल्गोरिदम लिख दिया। पर इन दोनों में से किसका एल्गोरिदम बेस्ट है, मतलब हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं कि राजू का एल्गोरिदम बढ़िया है या फिर साहिल का। तो उसको हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रनिंग टाइम कि राजू का एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है या साहिल का एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है। वो हम लोग देखते हैं कि इसके एल्गोरिदम ने कम टाइम लगाया परफॉर्म होने में या साहिल के एल्गोरिदम ने, मतलब किसका एल्गोरिदम कम टाइम में आउटपुट हमें दे रहा है। ठीक है, पर ये जो टाइम होता है ये वो टाइम नहीं है जो मतलब एक मशीन लेती है आउटपुट जनरेट करने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास जो राजू है, ठीक है, राजू का जो पीसी है वो थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, और पर जो साहिल है वो न्यू टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो यूज़ करता है। तो हो सकता है कि राजू के सिस्टम में जो इसका एल्गोरिदम हो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले, मतलब मान लो राजू का जो सिस्टम है वो पुराना है, इसलिए वो 2 सेकेंड ले रहा है इसको आउटपुट देने के लिए। पर जो साहिल है, साहिल का सिस्टम क्योंकि न्यू है, तो साहिल का जो सिस्टम है वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है वो कितने टाइम में इसकी आउटपुट दे रहा है, 0.5 सेकेंड में। तो क्या हम लोग ये बोलेंगे कि जो राजू का एल्गोरिदम है वो एज़ कंपेयर टू साहिल अच्छा नहीं है? ठीक है, तो ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। क्या पता राजू का एल्गोरिदम ज़्यादा बढ़िया हो, साहिल का एल्गोरिदम इतना बढ़िया ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ कि जो मशीन है वो कितने टाइम में हमें रिजल्ट दे रही है, हम लोग किसी की उस पर तो डाउट नहीं कर सकते ना एल्गोरिदम के पे कि राजू का एल्गोरिदम इसलिए बुरा है क्योंकि राजू का जो सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है आउटपुट को जनरेट करने के लिए। नो, यहाँ पे जिस मैं रनिंग टाइम की बात कर रही हूँ वो हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट कि मान लो और वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब वो मशीन पे डिपेंड नहीं करता। राजू ने कोई एल्गोरिदम लिखा है, साहिल ने कोई एल्गोरिदम लिखा है, वो उनके सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, उसकी एफिशिएंसी उनके सिस्टम से जज नहीं की जाएगी, वो मशीन इंडिपेंडेंट होगी। मतलब हम लोग उसे सिस्टम के बेसिस पे जज नहीं करते, हम लोग उसे जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट साइज n। ठीक है, कि हम लोग जो है रनिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी एक एल्गोरिदम की जो हमारे पास रनिंग टाइम होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इतना टाइम ये लेगा, ये वाला एल्गोरिदम इतना टाइम लेगा, साहिल का एल्गोरिदम इतना टाइम लेगा। ठीक है, और वो कैलकुलेशन कैसे होती है, वो कैलकुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो रनिंग टाइम हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, जो कि इनपुट साइज n पे डिपेंड करता है, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। आई होप कि ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था इससे आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की, कि हम लोग किसी की एफिशिएंसी को उस बेसिस पे जज नहीं करते, उनके सिस्टम के बेसिस पे थोड़ी जज कर सकते हैं कि इसका सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका सिस्टम इसका जो एल्गोरिदम है वो बढ़िया नहीं है, साहिल का एल्गोरिदम जो है वो बढ़िया है क्योंकि उसके सिस्टम में वो
ज़्यादा मतलब कम टाइम में चल रहा है, नहीं, हम लोग सिस्टम के बेसिस पे वो चीज़ नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की हेल्प से जो है वो रनिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आई होगी। हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एफिशिएंटली जज कर सकें। ओके, हमें पता चल सके कि एल्गोरिदम किसका बढ़िया है, कौन सा एल्गोरिदम बढ़िया है, ठीक है, और मशीन डिपेंडेंसी को कम कर सके, हम लोग मशीन पे डिपेंड ना हो, ठीक है, हम लोग किसी की एफिशिएंसी को मशीन के बेसिस पे जज ना करें, उनके सिस्टम के बेसिस पे जज ना करें। अब जो है हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, तो देखो हमारे पास 3 तरह की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं और इन तीनों को ही मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाऊंगी। ओके, सो ये जो है 3 हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। पहली जो है वो है बिग ओ, दूसरी है ओमेगा एंड तीसरी होती है हमारे पास थीटा नोटेशन। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिग ओ नोटेशन की। तो बिग ओ नोटेशन जो होती है, बिग ओ नोटेशन को हम लोग यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? बिग ओ नोटेशन को अपर बाउंड भी बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अपर बाउंड भी बोला जाता है। और बिग ओ नोटेशन वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। वर्स्ट मतलब खराब से खराब, कि मतलब कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है किसी एक एल्गोरिदम को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने में। आई रिपीट, बिग ओ नोटेशन को हम लोग कब यूज़ करते हैं? वर्स्ट केस में, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को कितना टाइम लग सकता है उसकी एग्जीक्यूशन को कम करने के लिए, इसलिए इसको अपर बाउंड बोलते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट हम लोगों को दे देता है कि भाई इससे ऊपर तो नहीं टाइम लग सकता इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग शॉप पे गए, ठीक है, और हम लोगों ने वहाँ पे जो है एक टी शर्ट जो है, हम लोगों को टी शर्ट जो है वो पसंद आ गई और हमने शॉपकीपर से पूछा कि ये कितने की है, और उन्होंने बोला कि ये 600 रुपीज़ की है। तो अब देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोगों को, अब हम लोग नेगोशिएशन तो करते ही हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं भैया 600 हम लोग नहीं दे सकते, आप ऐसे करो आप 550 ले लो या 500 ले लो, ठीक है, हम लोग उसको कम करने की कोशिश करते हैं। पर मैक्सिमम जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद हम लोगों को उस टी शर्ट को लेने के लिए कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा? 600 रुपीज़, है ना। तो वैसे ही बिग ओ नोटेशन हम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम दे देता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ना इतना टाइम लग सकता है इस एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में, ठीक है। इससे कम हो या ना हो किसी केस में वो हम लोग नहीं बता सकते, पर ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसका एक बहुत ही फेमस हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज़ लीनियर सर्च की हेल्प से हम लोग इसको जो है वो ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है वो लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट में जो है हमारे पास नंबर हैं 20 है, 40 है, 60 है, 19 है, 12 है, 11 है, 2 है। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लीनियर सर्च का एग्जाम्पल जो है वह यहाँ पे दे रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मुझे जो है वो नंबर 2 देखना है कि वो कौन सी पोजीशन में है। आपको पता है कि एक एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है, ठीक है। तो 20 0 पे पड़ा हुआ है, 40 1 पे पड़ा है, 6
62 पे है एंड सो ऑन। मैंने आपको बोला कि मुझे जो है वो चेक करना है कि 2 वाला एलिमेंट कहाँ पे है। तो लीनियर सर्च में आपको पता होगा कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चेक करते हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पे है। हम लोग पहले यहाँ पे गए, 0 पे गए, तो 0 पे तो 20 है, 2 तो नहीं है। फिर हम आगे चले गए, 40 पे गए, 40 मतलब 1 पे तो 40 है, 2 तो नहीं है। फिर हम लोग 2 पे गए, 2 पे तो 60 है, 2 तो नहीं है। देन आगे चलो, ओके फिर हम लोग आगे जाएंगे तो 3 पे तो 19 है, 2 नहीं है। तो फिर आगे जाएंगे, 4 पे तो 12 है, 2 तो नहीं है। फिर हम लोग आगे जाएंगे, 5th इंडेक्स पे तो 11 है, 2 तो नहीं है। फिर हम लोग आगे जाएंगे, अब 6th इंडेक्स पे 2 मिल गया हम लोगों को। तो 2 हम लोगों को मिल गया। कौन से इंडेक्स पे हम लोग रिटर्न कर देंगे कि ये कौन से इंडेक्स पे है, हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स 6, हाँ इंडेक्स 6 पे ये है। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग लास्ट तक ही चेक कर सकते हैं ना, इससे आगे तो हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, वर्स्ट केस हो गया कि मतलब खराब से खराब क्या ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग क्या ही कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि वो लास्ट वाली एलिमेंट पे होगा, और क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग एग्जाम्पल बिग ओ नोटेशन का दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है ओमेगा नोटेशन। ठीक है, ओमेगा को देखो हम लोग लोअर बाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड, बिल्कुल बिग ओ का उल्टा है ये। ठीक है, इसको अपर बाउंड बोलते थे, इसको लोअर बाउंड बोलते हैं। और ओमेगा जो है वो बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए होता है। बेस्ट केस मतलब भाई बेस्ट केस कि कम से कम इतने टाइम में ये चीज़ हो जाएगी, कम से कम। ओके, सो हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, लीनियर सर्च के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अब मान लो मुझे 2 नहीं सर्च करना, मुझे 20 को सर्च करना है। अगर मुझे 20 को सर्च करना है तो मैं पहले 0 इंडेक्स पे गई, मुझे 20 वहीं पे मिल गया। ठीक है, तो मुझे मिनिमम टाइम लगा ना, बिल्कुल कम से कम टाइम लगा। तो ये क्या थी, हमारे पास ओमेगा नोटेशन का एग्जाम्पल था कि भाई बेस्ट केस मिल गया कि हमें जो एलिमेंट सर्च करना था वो हमें पहले इंडेक्स पे ही मिल गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा क्या है, ये लोअर बाउंड का केस है। तो ये ओमेगा नोटेशन की हेल्प से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, ये हम लोगों को मिनिमम टाइम देता है कि भाई कम से कम इतना टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है पर कम से कम तो इतना ही लगेगा। ठीक है, टी शर्ट वाले एग्जाम्पल पे भी हम लोग आ सकते हैं। अब मान लो उन्होंने हमें 600 बोला था कि ये 600 की टी शर्ट है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग वो जो क्या कहते हैं भैया जो हैं वो शॉपकीपर, उन्होंने बोला कि मिनिमम टू मिनिमम मैं 580 रुपीज़ जो है वो ले सकता हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा आप दोगे तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, पर मिनिमम टू मिनिमम 580 रुपीज़ में मैं आपको ये टी शर्ट दे सकता हूँ। अगर इससे कम आपको ये टी शर्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा भी ऐसा ही है। ओमेगा हम लोगों को बेस्ट केस दे देता है कि भाई ये आपके लिए बेस्ट है, ये मिनिमम है। अगर इससे कम जो है वो पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है किसी केसेस में, पर मिनिमम ये है। नेक्स्ट वी हैव द थीटा नोटेशन। ठीक है, तो थीटा को आप ऐसे समझ लो कि ये एवरेज केस दे देता है, बीच का मतलब चिलपिल। ठीक है, तो थीटा को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखो लीनियर सर्च में ही जाते हैं। मान लो मुझे जो है अब जो एलिमेंट सर्च करना है, ओके वो है 19। ठीक है, अगर मुझे 19 को सर्च करना है तो 19 मैं पहले 0 इंडेक्स पे गई, 20 है तो नहीं। फिर हम आगे गए, फर्स्ट इंडेक्स पे तो 40 है, 19 नहीं है तो आगे चलो। सेकंड इंडेक्स पे 60 है, 19 तो नहीं है। थर्ड पे हम लोग गए तो 19 है, 19 वाह मिल गया। ठीक है, पर ये हमें क्या मिला, ये हमें एवरेज केस है ना ये, कि मतलब हमारे पास अब देखो ये बीच सी में मिल गया हमें, है ना, बीच वाले इंडेक्स में। मतलब ना तो ये
बेस्ट केस है, ना ये वर्स्ट केस है, ये थोड़ा एवरेज सा केस है हमारे लिए, ठीक है। तो ये थीटा में आएगा। टी शर्ट वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मान लो भैया ने बोला कि आप 600 की टी शर्ट है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप मिनिमम टू मिनिमम हम लोग 580 रुपीज़ ही लेंगे। पर आपके साथ आपकी फ्रेंड है और आपकी फ्रेंड आपको नेगोशिएशन में हेल्प कर रही है, और उसने भैया को बोला कि भैया ना इसकी सुनते हैं, ना 500 में आप लो, ना तो मतलब आप 500 रुपये लो, ना देखो हम 580 रुपीज़ देते हैं, 550 में इसको डन करते हैं। मतलब एवरेज सा केस लेते हैं और डन करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू।